देखिए, बैलेंस शीट को सही से एनालाइज करने के लिए बैलेंस शीट की एक एक टर्म को सही से समझना जरूरी है कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या एक्चुअल मीनिंग है और किस तरह से इसको एनालाइज करें। तो इस सीरीज में हम बैलेंस शीट को कवर कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू एनालाइज बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी और ये इस सीरीज का पार्ट 2 है, जिसमें हम समझेंगे कि इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल जो है उसको कैसे एनालाइज करते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस कैसे एनालाइज किया जाता है, अदर एसेट्स उसको कैसे एनालाइज किया सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, इसको कैसे एनालाइज करते हैं। तो ये एनालाइज करने के लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या होता है। इन्वेंट्री का मतलब क्या है? कोई ऐसी एसेट जो आपने कंजम्पशन के लिए रखी हुई है, जैसे हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल, या फिर ऐसी एसेट रखी हुई है जो सेल के लिए अभी अवेलेबल है, जैसे फिनिश गुड्स, उसको आप रेडी टू सेल है बट अभी पड़ा हुआ है जब तक कस्टमर आके उसको खरीद नहीं रहा। या फिर स्टॉक इन ट्रेड, किसी दूसरे ने सामान बनाया, आपने खरीद के अपनी फैक्ट्री में या फिर अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर रख लिया, अब वहां से वो रेडी है, रेडी टू बी सोल्ड है। गुड्स इन ट्रांजिट, कुछ गुड्स मंगाए हैं अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में, जिसको आप फाइनली कन्वर्ट करेंगे फिनिश गुड्स में और बेचेंगे, बट वो गुड्स अभी रास्ते में है, बट पेमेंट तो हो चुकी है, इनवॉइस भी मिल चुका है, तो वो गुड्स इन ट्रांजिट है, अभी आपको रिसीव नहीं हुए हैं बट येट टू बी रिसीव्ड है, तो उसको भी आप इन्वेंट्री में कंसिडर करेंगे। इन्वेंट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इन्वेंट्री जो सेल के लिए रखी जाती है उसको हमेशा करंट माना जाएगा, इवन दो अगर वो एक साल से ज्यादा भी पड़ी रहती है तब भी उसको हम करंट ही मानेंगे। ट्रेड रिसेबल का मतलब क्या होता है? ट्रेड रिसेबल का मतलब है गुड्स या सर्विस जब हम उधार में देते हैं, या तो गुड्स या सर्विस या बोथ, और पेमेंट हमें बाद में मिलनी होती है, मतलब गुड्स या सर्विस हमने पहले दे दी और पेमेंट जिन पार्टी से अभी मिलनी बाकी है उसे हम कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कई बार क्या होता है कि जैसे हम देख रहे हैं कि बिजनेस तो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, बट बिजनेस में जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उसका मेजर पार्ट है प्रॉफिट में, जो कंपनी की ओन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है उसका इतना ज्यादा पार्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है? और फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे ने सामान बनाया, आपने खरीदा और उसको बेच दिया, उससे आप ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बट आपने खुद वो सामान बनाया और बेचा, उससे ज्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे, तो आपके बिजनेस में क्यों इन्वेस्ट किया जाए जब दूसरा आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है? तो इसलिए ये देखना जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से जो खुद की इन्वेंट्री आप ले रहे हैं उससे कितना प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हैं। इसको कैसे एनालाइज करें? इसको एनालाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो भी इन्वेंट्री है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर गुड्स को बनाने में 20 तरह के रॉ मटेरियल लगते हैं, तो एक एक आइटम ऑफ इन्वेंट्री उसको देखेंगे जो बिजनेस ऑपरेशन है, जिस तरह की नेचर ऑफ बिजनेस है, क्या उसमें ये इन्वेंट्रीज लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल बाइक बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल लग रहे हैं, क्या एक्चुअल में वही रॉ मटेरियल लगते हैं। और फिर आप देखेंगे होल्डिंग पीरियड ऑफ ईच इन्वेंट्री, कितने टाइम तक एक इन्वेंट्री को होल्ड किया जाता है, और उसको इंडस्ट्री वाइज देखेंगे कि क्या जो इंडस्ट्री है उसमें यही प्रैक्टिस चलती है या आप कुछ अलग कर रहे हैं। इसको एक सिचुएशन के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक है, अब यहाँ 3 सालों का हमारे पास डाटा है। 2020 में ओपनिंग स्टॉक था 16, फिर 15, फिर 19। परचेज लगभग लगभग तीनों साल में सेम है, कंजम्पशन भी लगभग लगभग सेम है, बट अगर हम क्लोजिंग स्टॉक देख रहे हैं तो 14, 12.5 और 16, जहां हमारी कंजम्पशन 7 से 9 के बीच में है, वहां क्लोजिंग स्टॉक ऑलमोस्ट डबल क्यों है? तो इससे क्या होगा, इससे या तो हम इन्वेंट्री पुरानी ही यूज करेंगे, या फिर धीरे धीरे इन्वेंट्री का स्टॉक बढ़ता जाएगा और फाइनली हमें इन्वेंट्री को बेचना पड़ेगा बहुत ही लेसर प्राइस पे, जो एक लॉस मेकिंग सिचुएशन है। तो यहाँ जब कंजम्पशन ही 7 से 9 की रेंज में है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक इतना ज्यादा क्यों है? तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। और ट्रेड रिसेबल कब जनरेट होता है? जब हम सेल करते हैं, तो इसको आप परसेंटेज टू सेल देखेंगे। और अगर ट्रेड रिसेबल ईयर बाय ईयर परसेंटेज टू सेल बढ़ता जा रहा है, तो और कोई पुराने जो ट्रेड रिसीवेबल है उसको आप बैड डेब्ट कंसीडर करेंगे, बार बार आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करते रहेंगे। अगला इसमें देखेंगे लोन्स और एडवांसेस, उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। लोन्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, पहले इसका मतलब समझते हैं। लोन का क्या मतलब होता है, एडवांस का क्या मतलब होता है। लोन का मतलब पैसा आपने किसी को दिया और उस पर अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा।
एडवांस का मतलब क्या होता है? एडवांस का मतलब है कि कोई डिपॉजिट करना पड़ा, फॉर एग्जाम्पल कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट, कुछ एडवांस देना पड़ा, उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट बिजनेस की रिक्वायरमेंट के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं रेंट पे आप मकान लेते हैं तो कुछ 1-2 महीने का आपको एडवांस डिपॉजिट कराना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो एडवांसेस जो है वो अनअवॉइडेबल होते हैं। एक पर्टिकुलर सर्विस अगर आपको अवेल करनी है तो उसके लिए एडवांस देना पड़ेगा, वो अनअवॉइडेबल है। बट लोन्स जो है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर बिजनेस की खुद की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अच्छी है तो लोन्स वो अवॉइड कर सकता है। कौन से पॉइंट इसमें फोकस किए जाने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, अगर टैक्स अथॉरिटी जो है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट किया गया है इन फॉर्म ऑफ एडवांस और सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो इसका मतलब यह है कि टैक्स अथॉरिटी के साथ काफी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिजनेस की अनहेल्दी सिचुएशन को दिखा रहा है कि टैक्स से रिलेटेड ऑब्लिगेशन बढ़ रहे हैं। कैपिटल एडवांस, कोई कैपिटल एसेट्स को एक्वायर करने के लिए कोई एडवांस दिया है, इसका मतलब बिजनेस एक्सपेंशन की, अपने बिजनेस को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है, जो बहुत हेल्दी साइन है। अब इसमें क्या नोट किया जाना चाहिए? अगर डिस्प्यूट हो रहा है टैक्स अथॉरिटी के साथ और बहुत ही लंबे टाइम तक ये डिस्प्यूट चल रहा है, तो इससे पॉसिबल है कि रिकवरी ना हो सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एडवांस दिया था किसी टैक्स अथॉरिटी में, वो 1 साल तक है, बट अगर 5-6 साल पुराना एडवांस है तो हो सकता है उसको रिकवरी ना कर पाए। तो जब रिकवरी के चांसेस कम है तो आप उसको एसेट में कंसिडर नहीं कर सकते। अब समझते हैं कि इसको कैसे एनालाइज करें। सबसे पहले देखेंगे बिजनेस की खुद की सेल कितनी है, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अगर बिजनेस का खुद का ही प्रॉफिट नहीं है तो वो किसी को लोन और एडवांस कैसे दे रहा है? जो भी लोन है उसको देने की क्या जरूरत थी, क्या उसका पर्पस था, और कितने अमाउंट का लोन दे रहे हैं। अगर छोटा मोटा अमाउंट है तो उसको इतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट अगर सब्सटेंशियल अमाउंट है तो वहां आपको देखना पड़ेगा। जिसको आप लोन दे रहे हैं उससे रिकवरी क्या हो पा रही है, क्या वो लोन इजिली पे करता है या फिर नहीं करता, और लोन दे किसको रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिलेटेड पार्टी को, तो एक एक सेक्शन को इसमें डिटेल में एनालाइज करना होगा। कौन सी बातों का इसमें ध्यान रखा जाना चाहिए? जिसको लोन दे रहे हैं, अगर उसका ऑपरेटिंग मार्जिन लो है, मतलब प्रॉफिट उसका कम है, और उसके बिजनेस में इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा पोर्शन है एज कम्पेयर टू ऑपरेटिंग मार्जिन, मतलब प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट के रूप में चला जाता है, उसके डेप्टर्स बढ़ रहे हैं, मतलब उसकी उधारी बढ़ रही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी, और अगर बैड डेप्ट उसके बढ़ेंगे तो हो सकता है बिजनेस जो है उसमें आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो। इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बढ़ रही है एज कम्पेयर टू सेल, इसका मतलब सामान इतना बिक नहीं रहा, जो स्टॉक है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस केस में अगर ऐसी पार्टी को आप अगर लोन दे रहे हैं तो ये देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों किया है। और लोन, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है जो 5 गुना ज्यादा है आपके प्रॉफिट से, मतलब प्रॉफिट आपके बिजनेस का है 100 और लोन दिया है रिलेटेड पार्टी को 500, जो आपके प्रॉफिट से 5 गुना ज्यादा है, तो इसकी एक्चुअल में क्या नीड थी, क्यों ऐसा किया गया? तो ईच एंड एवरी फैक्टर को आप इसमें एनालाइज करेंगे। अब देखते हैं कि अदर एसेट्स इसको कैसे एनालाइज करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो एडवांस होता है, अगर वो खर्चे की नेचर का है तो उसे हम कहेंगे एडवांस, कि आपने कोई अमाउंट दिया, कोई एक्सपेंस की नेचर का है, वो एडवांस है। बट अगर उससे कोई एसेट क्रिएट हो रही है, किसी एसेट के लिए कोई एडवांस दिया है, तो उसको आप कंसिडर करेंगे अदर एसेट में। फॉर एग्जाम्पल, एडवांस जो देते हैं उसको हम कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर करेंगे उसको अदर नॉन करंट एसेट्स में। ऐसा क्यों है? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में इसका मतलब है कि कोई पर्टिकुलर एसेट्स अभी बन रही है, अभी बनाने तक में उस पर कितना खर्चा हुआ है वो आएगा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। बट जो एडवांस है वो भी यूज नहीं हुआ है उसके प्रोसेस में, तो इसलिए उसको शो करेंगे अदर नॉन करंट एसेट्स में। अब इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, मतलब कोई ऐसा ट्रेड रिसीवेबल है जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में, जो भी उसका ऑपरेटिंग साइकिल या फिर 1 ईयर उससे ज्यादा से वो पेंडिंग है, तो उसको फिर आप अदर लॉन्ग टर्म में आप कंसिडर करेंगे अदर एसेट्स में। अब इसको कैसे एनालाइज करें? जैसे फॉर एग्जांपल, डिपॉजिट किया है, कोई टैक्स अथॉरिटी से कोई डिस्प्यूट था, वहां आपने डिपॉजिट किया है, लेट से जो भी डिस्प्यूट है उसका 25%, बट एक्चुअल में आपको पता है कि 40% किया जाना चाहिए। तो कितना किया है, कितना किया जाना चाहिए, इसको आप देखेंगे। और इसमें यह भी देखेंगे कि कोई अमाउंट जो आउटस्टैंडिंग है 2 साल या फिर उससे ज्यादा भी अगर आउटस्टैंडिंग है, बहुत टाइम से वो डिले हो रहा है, तो उसको आप करंट नहीं कह सकते। तो इस तरीके से आप अदर एसेट्स को एनालाइज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने लोन, ट्रेड रिसेवेबल
इन्वेंट्री, अदर एसेट्स को देखा। आने वाली वीडियो में बैलेंस शीट के अदर पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।